बच्चों हम लोग 2010 से लेके 2021 तक के जो बोर्ड के क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर रहे थे, 12th बोर्ड के। तो देखिए अपने पास में क्वेश्चन नंबर 1 है आज। तो लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एनक्लोज्ड बाय अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस गेट अफेक्टेड इफ इट्स रेडियस इज इंक्रीज्ड। तो ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग आउट from a Gaussian surface, does not depend upon its size, does not depend upon size of Gaussian surface. So no change will take place. No change will be there in electric flux on increasing radius of spherical Gaussian surface. ये आपका पहला आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा? यस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नियरली डिपेंड अपॉन द चार्ज एनक्लोज्ड। आप चाहो तो उसको थोड़ा सा ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स from a Gaussian surface, electric flux through a Gaussian surface depends only upon the charge. है ना? अब देखिए ये चीज आप अंडरलाइन कर सकते हो क्योंकि इस सवाल का आंसर ये है, नो चेंज। तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो जिससे कि उसको लगे कि हाँ जो आपका परफेक्ट आंसर आता है उसको अंडरलाइन कर दिया करो। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर व्हिच एनक्लोजेस इलेक्ट्रिक डायपोल। देखो ना एक बात सुनो, इलेक्ट्रिक डायपोल हैज टोटल चार्ज 0, है ना? तो फ्लक्स इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर। आप लिखिए फाई इलेक्ट्रिक इक्वल टू सिग्मा क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो प्लस क्यूब माइनस क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट 0 हो जाएगा। नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं 0। नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल कम आउट। नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल कम आउट। बस दिस इज योर आंसर। आगे बढ़िए। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? व्हाट इज द फ्लक्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड I cap थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर व्हेन इट इज हेल्ड नॉर्मल टू ई वेक्टर। ये लो जी, ध्यान दीजिए, प्लेन ऑफ स्क्वायर इज नॉर्मल टू ई वेक्टर। क्वेश्चन नंबर 3, प्लेन ऑफ द स्क्वायर इज नॉर्मल टू ई वेक्टर। प्लेन ऑफ द स्क्वायर इज नॉर्मल टू ई वेक्टर। So angle between E vector and A vector is 0 डिग्री। ध्यान दीजिए, जब प्लेन नॉर्मल है तो A वेक्टर जो है उसका एंगल 0 आ जाएगा, क्योंकि A वेक्टर खुद जो है ना प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए 0 डिग्री।
नाउ फ्लक्स फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो ये आ जाएगा ई ए कॉस जीरो, ई ए कॉस जीरो। ई आपको दे रखा है, कहाँ है, 3 इंटू 10⁻3। ए कितना है, ए है आपका 0.1 का स्क्वायर, कॉस 0.1, तो ये आ जाएगा आपका आई थिंक 30 वोल्ट इंटू मीटर। वोल्ट इंटू मीटर इसकी यूनिट होती है फ्लक्स की, राइट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, राइट। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। Two charges of magnitude this and this are located at point A0 and 4A0। अच्छा, एक तो A0 पे रखा है, एक 4A0 पे रखा है, -2 and Q। What is the electric flux due to the charges through a sphere of 3A with its center at the origin? देखो जी, मैं डायग्राम बना रहा हूं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 4, तो लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का मैं सबसे पहले डायग्राम बनाता हूं। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। यहां पर पॉइंट ए है और यहां पे पॉइंट 4A होगा, है ना, ये ए एंड ये 4A। ए वाले पॉइंट पर चार्ज दे रखा है -2Q और 4A वाले पॉइंट पर चार्ज दे रखा है +2। ओके, आपको इन्होंने स्फीयर बनाया है 3A रेडियस का, 3A रेडियस का स्फीयर बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ इसमें केवल ये चार्ज एनक्लोज हुआ। तो एज पर क्वेश्चन द एनक्लोज्ड चार्ज इन द स्फीयर इज ओनली -2Q, ओनली -2Q, यही एनक्लोज्ड चार्ज है। Therefore flux will be phi electric will be, है ना, -2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द आंसर। ये आपका चौथा सवाल होगा, करेक्ट। पांचवा सवाल देखिए, a charge Q is placed at the center of a cube of side L, what is the electric flux passing through each face of the cube? देखिए, क्यूब में 6 फेस होते हैं, कितने फेस होते हैं, 6 फेस। अब हमें 6 को डिवाइड कर देना है, फ्लक्स से बस खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाई टोटल इट इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर इन्होंने केवल क्यू चार्ज रखा है सेंटर पे, है ना, क्यू चार्ज रखा है, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज चार्ज इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली एट द सेंटर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, बिकॉज द चार्ज is placed at center, so it is symmetric, because charge is placed at center, so it is symmetric. Therefore phi face it is equal to phi total upon 6। फाई फेस इज फाई टोटल अपॉन 6, तो फाई टोटल अपॉन 6 आ जाएगा क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज फेस आंसर, दिस इज आंसर, राइट। चलिए आगे बढ़िए, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन। फिगर शो चार्जेस 2Q -Q and -2Q, two charges this and this are enclosed within the surface, what is the electric flux? वही बात वापस से, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मैं कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6, फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे आप। तो सिग्मा क्यू इनसाइड है +2Q -Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आंसर खत्म। माइनस और +3Q जो भी है वो बाहर रहेगा, है ना। ओके, तो while calculating the flux we don't consider the outside charges, है ना। तो
आउटसाइड चार्जेज आप यहां लिख सकते हैं जिससे कि उसको आइडिया लग जाए। आउटसाइड चार्जेज डू नॉट कंट्रीब्यूट, आउटसाइड चार्जेस डू नॉट कंट्रीब्यूट टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, राइट। चलिए, इट इज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये सब 1 मार्क के क्वेश्चन थे, अब ये 2 मार्क के क्वेश्चन आ गए। 2 मार्क का क्वेश्चन देखिए 7, गिवन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा हूं मैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज 5 into 10⁻³ I cap बेटा, राइट। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू a square of 10 centimeter on a side whose plane is parallel to YZ plane। देखिए स्क्वायर इज पैरेलल टू YZ, YZ। So the angle between E vector and A vector will be 0 डिग्री, है, क्योंकि स्क्वायर YZ है और वो x एक्सिस है। ध्यान दीजिए, दिस इज x डायरेक्शन, E वेक्टर x डायरेक्शन में है और स्क्वायर YZ में है। इसका मतलब y स्क्वायर का जो डायरेक्शन है वो 0 डिग्री आएगा, मतलब E और A के बीच में एंगल 0 आएगा, क्योंकि स्क्वायर उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा YZ के, दैट इज द x एक्सिस। नाउ फ्लक्स इक्वल टू E वेक्टर डॉट A वेक्टर। E वेक्टर है आपका 5 into 10⁻³ क्रॉस A वेक्टर है आपका कितना 10 का स्क्वायर, तो 0.1 का स्क्वायर इंटू कॉस 0। अभी मेरे को लगता है ये सवाल पहले भी किया था मैंने, थोड़ी देर पहले भी। 50 वोल्ट इंटू मीटर आ जाएगा, पहले शायद 30 वोल्ट इंटू मीटर आया था ना, अभी थोड़ी देर पहले सवाल था ना पिछले वाले पन्ने पर। देखो ये एक्चुअल में बोर्ड में यही होता है कि सवाल रिपीट बहुत होता है, बहुत रिपीट होता है। जैसे देखो ये तीसरा वाला सवाल यही था, दिस वाज क्वेश्चन वी डिड राइट नाउ, है ना, अभी थोड़ी देर पहले किया था। चलिए आगे बढ़िए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 सेम क्वेश्चन है वापस से। ये बोर्ड की सबसे खास बात है कि रिपीट होता है, इसलिए बोर्ड का पेपर करना बहुत आसान होता है। ये वही सवाल बार बार रिपीट होता है अलग अलग तरह से। बस अब यहाँ देखो ये जो है ना क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सेम क्वेश्चन है। 5 की जगह 2 कर दिया और 10 की जगह 10 की जगह 20 कर दिया। एक कौन सा तीर मार लिया, यहाँ पे 4 कर दिया और यहाँ पे 5 कर दिया। यानी ये कैलकुलेशन बड़ी इजी है ना। आप यहाँ पर 4 कर दीजिएगा, यहाँ पर 0.2 कर दीजिएगा और दूसरे वाले में वो मतलब जो हो ना वो कर दीजिएगा जैसा हो, राइट। तो ये इस मतलब 8 और 9 सेम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 इक्वल टू 9 सेम एक ही क्वेश्चन है और ये अलग अलग सालों में आए हैं, इसलिए हमने इसको दिखा दिया यहाँ पे, क्योंकि ये चीज बतानी बहुत जरूरी है ना कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं। चलिए आगे बढ़िए, 10th क्वेश्चन देखिए। और स्फीयर S1 of radius R1 encloses charge Q, right? If there is another concentric sphere of radius R2 enclosing charge 2Q, ठीक है जी। Find the ratio of the electric flux S1 and S2, flux through S1 and S2। देखो बेटा एक बात सुनो, सबसे पहले तो हम इसको बता दें Φ1 इक्वल टू जो चार्ज है S1 के अंदर वो है केवल कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Φ2 जो है जो चार्ज है S2 में उसको आप बताइए Q प्लस 2Q, क्योंकि दोनों उसके अंदर होंगे। इसका मतलब आप जब इसका रेशियो निकालेंगे Φ1 अपॉन Φ2 तो ये आएगा 1:3। 1:3 करेक्ट। फाइंड द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 S2 ऑफ अ मीडियम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक मिनट, आगे क्या है ये? अरे ये S2 चेंज इफ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट Kh, ये क्या बात हो गई? अच्छा ये एक्चुअल में ध्यान दीजिए रेशियो ऑफ S1 और S2, यहां पर मेरे को लगता है कि एक लाइन जो है ना मिस हो गई है,
इसके अंदर क्वेश्चन में, तो हाउ द फ्लक्स चेंज, इसमें आप लिख दीजिए यहां हाउ दिस रिजल्ट चेंज, है ना, हाउ दिस रिजल्ट चेंज इफ, बस हो गया, इफ आगे से हाउ दिस रिजल्ट चेंज। तो देखिए अब यहां से हाउ दिस रिजल्ट चेंज इफ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द स्पेस। अब देखिए जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं ना यहां पर तो ध्यान दीजिए आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग dielectric constant, after introducing dielectric constant charges positive and negative get induced across the dielectric medium, net charge remains unchanged, so no change will be in the result, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, फंडामेंटल मैं बात बता लेता हूँ कि जैसे यहाँ आपने मीडियम इंट्रोड्यूस किया तो इसमें एक साइड में -q आ जाएगा, एक साइड में +q आ जाएगा, कुछ अलग से। अब वो जितना -q आएगा उतना +q आएगा, तो नेट टोटल जीरो ही रहेगा, यानी उसके कारण कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11, तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व कर रहा हूं, सभी बच्चे ध्यान देंगे। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। A thin, straight, infinitely long conducting wire having charge density lambda is enclosed by a cylindrical surface of radius r and length l. Its axis coinciding with the length of the wire. Find the expression for the electric flux through the. बहुत ही आसान है बेटा, लेंथ दे रखी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है। तो देखो टोटल चार्ज इन द सिलेंडर, given cylinder, it is equal to lambda into L. Total charge in the given cylinder is lambda equal to L, right? अब देखिए तो आपका जो फ्लक्स आएगा ना, फ्लक्स जो आएगा वो आएगा E इंटू 2πr L, है ना, क्योंकि ये E इंटू एरिया आएगा और ये हमेशा आएगा चार्ज इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज आपका लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो दिस इज योर आंसर। इन्होंने क्या पूछा है अपने से, देखिए अ थिन infinitely long conducting wire having charge lambda is enclosed by a cylindrical surface of density r and length L. Its axis is coinciding with the length of the wire. Find the expression for the electric flux through the surface of the cylinder. तो बेटा सरफेस ऑफ द सिलेंडर के लिए एक्सप्रेशन ये बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन अब ये 2 नंबर का क्यों दिया था। अब देखिए बोर्ड में कभी कभी दे देते हैं, एक्चुअल में 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चंस में कभी कभी क्या होता है कि बहुत ही छोटा सवाल आ जाता है और कभी कभी उसी के अंदर एक बड़ा सवाल भी आ जाता है। तो आपको वैसे करना पड़ेगा जैसा सवाल की डिमांड है ना, सॉल्यूशन आपको डिमांड के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। सवाल ने इतना सा पूछा तो हमने इतना सा जवाब दिया, कुछ और पूछते तो हम कुछ और करते, है ना। तो हम इसलिए ज्यादा कर नहीं पा रहे क्योंकि करने को कुछ है नहीं इसके अंदर,
इतना सा ही आंसर देना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज गिवन बाय दिस। चार्ज कंडक्टर, शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड at the surface of a charge conductor is given this, where sigma is the surface charge density and n is the unit vector normal to the surface in the outward direction. अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी इतनी है, तो आप एक सरफेस ले लीजिए, सरफेस ले लीजिए और इस पर सरफेस को आप चार्ज कर दीजिए, तो सरफेस पर आपने चार्ज कर दिया, ऐसा इन्होंने कहा ना। शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, तो चार्ज कंडक्टर है, तो अच्छा चार्ज कंडक्टर है तो फिर इसके ऊपर जो आपको वही लेना पड़ेगा ना, केवल चार्ज कंडक्टर है। बेटा ध्यान दो, चार्ज कंडक्टर है तो इसका मीनिंग ये होगा कि इसके दोनों तरफ चार्ज होगा, है ना, अंदर चार्ज जीरो होगा, कंडक्टर के इनसाइड वॉल्यूम में चार्ज जीरो होता है, आपका चार्ज जीरो होगा, राइट। अब देखो आपने यहां पे प्लस सिग्मा लिया, यहां पे प्लस सिग्मा लिया, ओके। अब आप यहां पर अगर कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं तो उसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा, एंड दिस डायरेक्शन इज एन कैप, दिस डायरेक्शन इज एन कैप। तो फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज विल बी परपेंडिकुलर टू सरफेस। So direction is n cap. So direction is n cap. ये तो आपका क्लियर हो गया। अब हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E1 प्लस E2, तो E बराबर आएगा, E1 कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों बराबर बराबर आएंगे, इसके कारण सिग्मा, इसके कारण सिग्मा, तो ये आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इसी 12th क्वेश्चन को आप जो है ना ऐसे भी कर सकते हो अगर चाहो तो, है ना, कैसे कर सकते हो, देखो 12th का मैं करने का एक तरीका और बता रहा हूं, दिस इज योर आंसर। 12th क्वेश्चन को करने का एक तरीका और बता रहा हूं, आप एक स्फेरिकल कंडक्टर ले लीजिए, टेकिंग अ स्फेरिकल कंडक्टर, टेकिंग अ स्फेरिकल कंडक्टर, आप ले तो सकते हैं ना, क्योंकि उन्होंने सरफेस डिफाइन नहीं करी है, ध्यान दीजिए, सरफेस डिफाइन नहीं करी है, इसलिए आप स्फेरिकल कंडक्टर भी ले सकते हो, टेकिंग अ स्फेरिकल कंडक्टर। अब आपने स्फेरिकल कंडक्टर लिया, इसके ऊपर आपने चार्ज क्यू दिया, तो सिग्मा कितना आएगा, सिग्मा आएगा क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ई होता है आपका कितना, ये होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज कंडक्टर, तो यहां पर देखिए आपके जो है ना ई आएगा एट सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, एट सरफेस देखिए कितना आएगा, आप लिखेंगे के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब आप स्वयं देखना, के है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, क्यू आपका आएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आपका आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। तो आपका ये ई वेक्टर जो है ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एन कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑलवेज। तो ये आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन बेटर है कि आप पहला वाला करें, क्योंकि इसमें क्या जनरलाइज है, ये बेटर है, ठीक है। कभी ध्यान ना आवे तो वो कर देना, उसमें भी थोड़ा सा नंबर तो मिलेगा ही, हालांकि नंबर उसमें पूरे मिलेंगे। चलिए आगे देखिए क्या है, A spherical conducting cell of inner radius r1 and outer radius r2 है चार्ज q। ओके, तो बेटा स्फेरिकल कंडक्टिंग सेल है, मैं इस सवाल को 13 को यहां कर रहा हूं, आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 13 हियर। Spherical conducting cell of radius inner radius r1 and r2, a charge q is placed at the center of the cell. What is the surface charge density on a inner surface, outer surface? ठीक है जी। Write the expression for the electric field at point, ठीक है जी। तो आप देखिए मैं सीन को क्रिएट कर रहा हूं,
कि क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, कंडक्टिंग सेल है बेटा जिसकी इनर रेडियस r1 है और आउटर रेडियस r2 है, करेक्ट। ये रेडियस r1 है और ये आउटर रेडियस r2 है, करेक्ट। इन्होंने कहा है कि हैज अ चार्ज कैपिटल Q, यानी इस पर टोटल चार्ज कैपिटल Q है। देखो कंडक्टिंग सेल है तो टोटल चार्ज विल बी ओनली ऑन आउटर सरफेस, है ना। तो आप यहां लिख सकते हैं ऑन अ कंडक्टर, entire charge will be on outer layer, on a conductor entire charge will be on outer layer। सारा का सारा चार्ज यहां आएगा। अब सारा का सारा चार्ज यहां आएगा तो इसे कहेंगे कैपिटल Q, इसे कहेंगे कैपिटल Q, राइट। ओके, स्मॉल चार्ज Q इन्होंने सेंटर पे रखा है। अच्छा, यहाँ पे स्मॉल Q रखा है बेटा, ये ध्यान देना। अब ये स्मॉल Q यहाँ रखा है ना, तो यहाँ पे नेगेटिव स्मॉल Q इंट्रोड्यूस जरूर होगा, इंड्यूस जरूर होगा। इट विल बी इंडक्शन इफेक्ट। तो यहाँ माइनस Q आया और यहाँ माइनस Q आया, तो फिर यहाँ पे इक्विवेलेंट प्लस हो रहेगा, बिल्कुल, क्योंकि टोटल जीरो इंडक्शन होता है हमेशा। इंडक्शन चार्ज का टोटल जीरो ही होता है। तो यहाँ पर आएगा चार्ज कैपिटल Q प्लस स्मॉल। अब देखिए आपका काम कंप्लीट हो गया। व्हाट इज द सरफेस चार्ज एंड डेंसिटी ऑन इनर सेल? तो ये देखिए सिग्मा 1, इसको मैं लिखूंगा चार्ज है माइनस Q, इसके ऊपर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी चाहिए ना, क्योंकि इस पर माइनस Q चार्ज है इनर सरफेस पर, और इसकी रेडियस है 4πr1 स्क्वायर। तो एक आंसर आपका ये आ गया, राइट। सिग्मा 2 बाहर वाले की सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो देखो Q प्लस Q, दो चार्ज है वहां पे और इसकी रेडियस है 4πr2 स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया, राइट। राइट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इज ग्रेटर देन r/2। मतलब ये r2 से ज्यादा बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ। तो देखिए फॉर आउटर पॉइंट, फॉर आउटसाइड पॉइंट, फॉर आउटसाइड पॉइंट, फॉर आउटसाइड पॉइंट, आपने इस पॉइंट पर, तो आप अगर यहां पे गॉसियन सरफेस बनाए, है ना, फॉर आउटसाइड पॉइंट, टोटल चार्ज फॉर आउटसाइड पॉइंट, टोटल चार्ज इन अ गॉसियन सरफेस will be equal to plus Q minus Q, हाँ, और प्लस Q प्लस Q, यानी कि Q प्लस Q आएगा टोटल चार्ज। इसका मतलब आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना बेटा, ये आएगा 1/4πε0 कैपिटल Q प्लस Q अपॉन R स्क्वायर। ये आएगा। हियर R इज ग्रेटर देन R2। ये आएगा, राइट। कुल मिलाकर के आपके जो है ना ये 13 क्वेश्चन डिस्कस हो गए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा क्या है ये देखिए, ये भी 2-2 मार्क के क्वेश्चन है। एक बार वापस से पढ़िए। कंसीडर 2 होलो कॉन्सेंट्रिक सेल्स एनक्लोजिंग चार्ज 2Q and 4Q रेस्पेक्टिवली। ओके, एज शोन इन द फिगर, फाइंड द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू देम। अब देखिए यहाँ पे फिर वैसा ही सवाल है। मैंने कहा ना कि बोर्ड में रिपीट हो करके सवाल आते हैं और आपको क्या उस पर थोड़ा ध्यान देना है। तो देखिए फ्लक्स 1 φ1 इज सिग्मा Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा Q1 है ट्वाइस कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। और φ2 क्या है? φ2 है ट्वाइस Q प्लस 4Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी 6Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कितना आसान सा सवाल हो रहा है। और ये आ जाएगा φ1 अपॉन φ2 बराबर 1:3। ये वही आंसर है जो अभी थोड़ी देर पहले आया था। फिर आगे देखिए, आगे क्या है। हाउ विल द फ्लक्स थ्रू स्फीयर S1 चेंज इफ अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r इज इंट्रोड्यूस्ड इन द स्पेस इनसाइड द S1 इन प्लेस ऑफ एयर। डिड्यूस द नेसेसरी एक्सप्रेशन। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं। अब की बार में ये थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है पिछले वाले से।
देखो पिछला वाला जो क्वेश्चन था ना, मैं आपको याद दिलाता हूँ सवाल कहाँ है। हाँ यहाँ पे था, ये रहा, है ना, यहाँ पे था। तो यहाँ पे क्या किया था कि ये तो कर दिया था कि फाइंड द रेशियो S1:2, फिर यहाँ पे था हाउ द फ्लक्स चेंज, रिजल्ट चेंज। तो वो पूरे के पूरे रिजल्ट की बात कर रहे थे, पूरे के पूरे रिजल्ट की बात कर रहे थे। अब जब आपका 1 के अंदर वाले को सारे को भर दिया, 1 के अंदर वाले को सारे को भर दिया, तो देखो क्या घटना घटित होगी, 4। अब की बार में सीन कुछ ऐसा क्रिएट होगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, यहां पे 1 के अंदर वाले मीडियम को भरा है, और यहां पे चार्ज आपका 2 क्यों था इसके ऊपर, अंदर वाले पर। अब देखिए क्या होगा कि यहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगा, अब की बार में बदलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अब की बार में बदलेगा। तो ध्यान दीजिए क्या है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा ना आपका, तो न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ई डैश, ई डैश आ जाएगा पहले वाला ई अपॉन एप्सिलॉन आर, ये ई डैश बदल गया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बदल गई। और बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कारण होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के कारण होता है। तो यहां पर अब आपका ई डैश बराबर ई अपॉन एप्सिलॉन आर आ गया आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द मीडियम, है। तो ई इज व्हाट, ई वाज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिफोर, E is electric field intensity before introducing the medium. E dash is electric field intensity after introducing the medium. आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द मीडियम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बदल गई है। अब क्या होने वाला है कि देयरफॉर फ्लक्स विल बी ई इनटू ए, एरिया तो सेम है, एरिया तो सेम है, तो फाई डैश अपॉन फाई होगा आपका ई डैश अपॉन ई, और ये होगा 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर सॉरी, यानी जो आपकी बार में आएगा ना आपका फाई डैश, वो आएगा फाई अपॉन एप्सिलॉन आर। अब सवाल उठता है कि सर इस वाले में पिछले वाले में अंतर क्या है। देखिए पिछले वाले में इस वाले में अंतर है, पिछले वाले में आपका मटेरियल यहां भरा गया था, यहां भरा गया था, और आपसे फ्लक्स जो है ना इसका और इसका पूरे का इमर्जिंग आउट पूछा गया था, इमर्जिंग आउट पूछा गया था। तो क्या था कि नेट एनक्लोज चार्ज सेम रहते हैं, यहां भी नेट एनक्लोज चार्ज सेम है, लेकिन अब यहां क्या हुआ कि इस लेयर पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बदल गया, पर्टिकुलरली इस लेयर पर बदला है, तो इसलिए वो आपका इस लेयर के लिए जो है ना फ्लक्स आपका बदलेगा। अच्छा सवाल होता है नेट फ्लक्स कितना होगा, एक्चुअल में नेट फ्लक्स बराबर आएगा, उतना ही आएगा जितना पहले आया था। सवाल क्यों, ऐसा क्यों, एक्चुअल में क्या होगा कि इमर्जिंग आउट फ्लक्स आपका इतना होगा, और जितना डिफरेंस आएगा उतना ही आपका इन आ जाएगा नेगेटिव चार्ज के कारण, क्योंकि इसमें चार्ज इंड्यूस होंगे, तो इस तरह से ही होंगे कि आपके नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होते जाएंगे। इंडक्शन ऑफ द चार्ज जो होता है मीडियम में, वो पोलराइज्ड होता है एक्चुअल में, दैट इज कॉल्ड एज पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन में पॉजिटिव नेगेटिव बराबर बराबर आता है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, तो मैं जरा इसको मिटा दूं एक बार। क्वेश्चन नंबर 15 हम करेंगे। Two large charge conducting plane sheets of density this and this are arranged vertically with a separation of d between them. Deduce expressions for the electric field. Okay, देखिए दो प्लेट रख देता हूं मैं चुपचाप, 15वां सवाल कर रहा हूं मैं सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 15। बेटा एक प्लेट यहां रख देते हैं, एक प्लेट यहां रख देते हैं, लार्ज चार्ज प्लेट है, एक पर चार्ज है प्लस सिग्मा, दूसरे पर चार्ज है -2 सिग्मा, करेक्ट। Okay, deduce expressions for the electric field at point first sheet and to the right sheet and between the two sheets। 3 हमें निकालने हैं। फर्स्ट शीट पर आप अगर प्लस क्यू रखेंगे, बीच में आप प्लस क्यू रखेंगे, लेफ्ट में आप राइट में रखेंगे,
देखिए क्या होगा, इस वाले प्लस के ऊपर जो आपने यहां रखा है टेस्ट चार्ज, इस टेस्ट चार्ज पर इसके कारण E1 इधर आएगा और इसके कारण E2 इधर आएगा। इसके कारण क्या होगा, इसके कारण E1 इधर आएगा और इसके कारण E2 भी इधर ही आएगा, दोनों बराबर आएंगे। इसके कारण E1 इधर की तरफ आएगा और E2 इधर की तरफ आएगा। आप ऐसे डायग्राम बना के बताएंगे उसको, तभी समझ में आएगा उसको, राइट। अब देखिए लेफ्ट, एट लेफ्ट आप लिखेंगे एट लेफ्ट, एट लेफ्ट। देखिए लेफ्ट में क्या होगा, लेफ्ट में आपका E आएगा E2 माइनस E1। अब आप ये ध्यान रखिए कि जो E2 आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एक बात और है, ये है ना पैरेलल शीट्स है, तो आप फॉर्मूला जो है ना वही लगाएंगे हमेशा। फॉर्मूला कौन सा वाला लगाएंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट वाला। ध्यान दीजिए आपका जो E इक्वल टू होता है वो हमेशा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट वाला फॉर्मूला ही लगाएंगे। तो आप देखिए क्या होगा, E2 बराबर लिखेंगे 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कुल मिलाकर के ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आई कैप। अब यहां आप लोग ध्यान दीजिए कि while writing E2 I am not introducing this minus 2 सिग्मा, क्योंकि वो माइनस का कार्यक्रम हमने पहले ही कर दिया। माइनस का असर और प्लस का असर वो हम पहले ही चेक कर चुके हैं। दूसरा वाला देखो राइट पर, राइट की बात कर रहे हैं ना, हाँ, तो दूसरा वाला एट राइट। अब राइट में भी हम प्लस माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि वो सब काम हम पहले ही कर चुके हैं, वो सब काम हम पहले ही कर चुके हैं। देखिए राइट में E बराबर आएगा वापस से E2 माइनस E1, लेकिन अब की बार में हम इसकी जब डायरेक्शन लिखेंगे तो हम लिख देंगे इसको 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आई कैप लिखा है, और यहां लिखेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और इसकी वैल्यू लिखेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां माइनस आई कैप लिखेंगे बिकॉज E2 इज ग्रेटर देन E1 एंड E2 इज लेफ्ट साइड, इधर की तरफ है, माइनस का है ना बेटा, तो माइनस को अट्रैक्ट करेगा ना यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। इन बिटवीन, तीसरा है इन बिटवीन। तो बेटा इन बिटवीन की जब हम बात करेंगे तो इन बिटवीन की बात करेंगे तो ई इन दोनों ऐड होंगे, इन दोनों ऐड होंगे, E1 प्लस E1 बराबर आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और E2 बराबर आएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी ये आएगा आपका 3/2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, आई कैप आएगा आंसर। ये आपके आंसर आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, अच्छा सवाल था, है ना। हमने क्या किया है, प्लस और माइनस का फैसला डायरेक्शन के टर्म में किया है, प्लस माइनस हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया है वहां पर लिखने में। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ इनर रेडियस R1 एंड आउटर रेडियस R2, a charge q is placed at the center of the cell, find out the surface charge density on inner and outer surface। बेटा वही सवाल वापस से रिपीट हो रहा है, बस इन्होंने केवल R1 R2 छोटा छोटा कर दिया और कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया। देखिए 16 का क्वेश्चन ए बिल्कुल वही है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था। किसमें किया था हमने, इसमें नहीं किया था ना, नहीं इसमें नहीं किया था, हमने इससे पहले वाले में किया होगा। ये रहा बिल्कुल एग्जैक्ट सवाल है, एग्जैक्ट क्वेश्चन है। चलिए तो फिर इस सवाल को दोबारा क्यों करें जब एग्जैक्ट सवाल है तो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कैविटी विथ नो चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्ट वेदर द सेल इज स्फेरिकल और नॉट, एक्सप्लेन। देखो ये पहला वाला जो सवाल है ना, ये वाला 16 का, तो ये तो एग्जैक्ट आपका पिछला सवाल है जो हमने पिछले पेज पर सॉल्व किया। दिस इज 13, लेकिन इस 13 का सेकंड पार्ट और 16 का सेकंड पार्ट अलग अलग है। देखिए ये हम 60, आप लोग कुछ नहीं करें, वहां पे R1 लिखते हैं, वहां पे R2 लिखते हैं, और ये तो आपका हो गया एक पार्ट, तो इसको मैं दोबारा सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी विथ नो चार्ज 0 इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्ट
whether the cell is spherical or not explain। बेटा देखो कैविटी जो है ना उसके अंदर अगर कोई चार्ज नहीं है, कैविटी के अंदर कोई चार्ज नहीं है और कैविटी कंडक्टर की है, तो कंडक्टर में सारा चार्ज बाहर आ जाएगा, सारा चार्ज बाहर आ जाएगा। तो आप ये लिखेंगे यहाँ पे, इसका जो 16 का बी वाला पार्ट है ना उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। If cavity is having no charge inside, inside itself, है ना, no charge, if cavity is having no charge inside, ध्यान दीजिए, if cavity is having no charge inside, then the charge enclosed in any Gaussian surface, if the cavity is having no charge inside, then the charge enclosed in any Gaussian surface within the cavity will be zero. So no change in electric field will be there. So no change. So the electric field inside the cavity will be independent. Cavity will be independent of its shape size. Of the shape of size. बेटा यहाँ पर एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है। आप लोग अंदर सोच रहे होंगे मन ही मन में कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, वो हम नहीं कह सकते। शेप एंड साइज ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा या नहीं होगा ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि वो डिपेंड करेगा उसके विसिनिटी में चार्ज कितना। ध्यान दीजिए, फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक अंतर है। फ्लक्स जो है वो एनक्लोज्ड चार्ज पे डिपेंड करता है। फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? एनक्लोज्ड चार्ज पर। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विसिनिटी पर भी डिपेंड करती है, बाहर कितने चार्जेस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा या नहीं होगा ये नहीं कह सकते हम, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी शेप साइज पर इंडिपेंडेंट होगा, क्योंकि उसके अंदर चार्ज जीरो है, उसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन बाहर वालों का तो अपना असर पड़ेगा। तो इसलिए आपका इसका आंसर होगा कि ये इंडिपेंडेंट तो रहेगा उसकी शेप एंड साइज पर, लेकिन इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा या नहीं होगा इसके बारे में हम साइलेंट हैं। आप देखिए मेरा आंसर क्या है, बहुत ही गहरा, मतलब ध्यान देने की बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज हैविंग नो चार्ज, देन द चार्ज एनक्लोज्ड इन एनी गॉसियन सरफेस within the cavity will be zero. So the electric field inside the cavity will be independent of the shape and size, है ना। आप यहाँ पे एक लाइन थोड़ा सा उसको क्लियर करने के लिए लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड inside the cell, inside the cavity, inside the cavity, electric field inside the cavity may have effect of outside charges, electric field inside the cavity may have effect of outside charges, but no effect due to its own shape and size, as there is no inside charge, ठीक है बेटा। तो अब हम ये कंप्लीट कर चुके, बाकी के सवाल हम अगले लेक्चर में करेंगे। नमस्ते।